राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में छात्रों को किया संबोधित। बच्चों को बताया भारत के भविष्य का निर्माता। गीता जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ। करनाल स्थित क्षेत्रीय बागवानी केंद्र ऊचानी में शुरू हुई 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी प्रशिक्षण कार्यशाला। 19 राज्यों के 90 से अधिक बागवानी अधिकारी ले रहे हैं हिस्सा। और आईटीबीपी के 60 वर्ष पूरे होने पर भानु स्थित प्रशिक्षण केंद्र में बेहतरीन काम करने वाले जवानों को किया गया पदक और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों के छात्रों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बच्चों को देश के भविष्य का निर्माता बताते हुए कहा कि बच्चों को लगन और परिश्रम से प्रत्येक काम करना चाहिए। आप जिस तरह के भारत बनाएंगे उसी तरह के भारत में हम सब रहेंगे। आज से उस दिशा में बढ़ना शुरू कर दे। जो कार्य करे मेहनत और लगन से करे। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। कठिन परिश्रम आपको सफलता देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रकृति के प्रति भी चिंता करनी चाहिए। प्रकृति और पर्यावरण की भी चिंता आपको करनी चाहिए, क्योंकि हम पर्यावरण से रहते हैं। पर्यावरण बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पर्यावरण साथ में लेकर के आए हैं और पर्यावरण साथ ही हम लोगों को जीना पड़ेगा। भविष्य आपका है और उसके निर्माता भी आप ही है। आप जैसा पर्यावरण को रखेंगे और ऐसा ही हम सबको आप सबको रहना पड़ेगा। आजकल के बच्चे तो कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, इसलिए हर चीज को जानते हैं, पहचानते हैं। टेक्नोलॉजी के आने से नॉलेज और इंफॉर्मेशन अब उनकी फिंगर टिप्स पर है। बच्चों के हाथ में अभी मोबाइल फोन और कंप्यूटर, इसीलिए उनके सारी दुनिया, सारी विश्व उनके फिंगर टिप्स पे है ना। प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव व्यापक स्तर पर मनाने की तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि गीता के जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। शुरू हो जाएगा और 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। उसके अंदर पहले जो हमारा शिल्प और सरस मेला, ये 19 नवंबर को शुरू होगा ब्रह्म सरोवर के तट पर, और प्रतिदिन आरती आदि के कार्यक्रम भी लगातार चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है वो 29 नवंबर से और 4 दिसंबर तक, ये जो 5-6 दिन का कार्यक्रम होता है, ये मुख्य रूप से वो काम होता है। 29 नवंबर के विधिवत जो शुभारंभ है, उस अवसर पर अपने देश की राष्ट्रपति महोदया वो स्वयं आएंगी, उनके हाथों से इसका उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नवंबर से ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता पहले ही आरंभ हो चुकी है, जिसमें 50,000 से अधिक विद्यार्थियों ने ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि लगभग 25 देशों के लोग ऑनलाइन गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। प्रतियोगिता ये शुरू हो चुकी है और इसका भी जो 50,000 से अधिक जो विद्यार्थियों का इसमें पंजीकरण हो चुका है। 25 से अधिक देशों के लोग वो सोशल मीडिया से इसके साथ जुड़े हुए हैं। करनाल स्थित क्षेत्रीय बागवानी केंद्र ऊचानी में आज से 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इसमें 19 राज्यों से 90 से अधिक बागवानी अधिकारी भाग ले रहे हैं। कार्यशाला का उद्घाटन हरियाणा बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी और इजरायली दूतावास के अधिकारियों ने किया।
इजराइल से आए विशेषज्ञ इन अधिकारियों को बागवानी की तकनीकें सिखाएंगे, जिसके बाद ये अधिकारी बागवानी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसानों तक इन तकनीकों को पहुंचाएंगे। महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी ने बताया कि इजराइल के सहयोग से प्रदेश में 5 एक्सीलेंस केंद्रों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोहारू कस्बे से खजूर एक्सीलेंस केंद्र शुरू किया जाएगा, जिसमें अनार, लहसुन सहित अन्य फल व सब्जियों की पौध तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि सोनीपत के अटेरना कस्बे में प्रदेश के सबसे बड़े बेबी कॉर्न पैक हाउस का उद्घाटन 17 नवंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया जाएगा। की मदद तकनीकी सहायता के उस पर ये केंद्र स्थापित किए गए हैं और बनाए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य जो मेन रहता है कि क्योंकि हरियाणा में अलग अलग तरह की जलवायु है, अलग अलग तरह की यहाँ की सॉइल कंडीशंस हैं, तो उन सॉइल कंडीशन और जलवायु के हिसाब से हम उन केंद्रों की स्थापना करें। वहीं की लोकल क्रॉप्स और बाहर की उस जो कंडीशंस में क्रॉप चल सकती हैं, फसलें चल सकती हैं, तो वहाँ पे नई तकनीकों का विकास करें और उन्हीं क्रॉप्स में नई वैराइटीज़ को भी वहाँ लेके आएँ। अगर किसान की आमदन अगर आपने बढ़ानी है, सिर्फ इतना नहीं है कि वो एक अपनी फसल जीरी या गेहूं से उठ के अब बागवानी पे आ जाए तो उसकी आमदनी एकदम बढ़ जाएगी। जब तक वो बागवानी मतलब फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर, फूलों के अंदर और मशरूम वगैरह के अंदर, जब तक वो तकनीक नहीं अपनाएगा, उसकी पैदावार दुगनी नहीं होगी, तब तक उसकी आमदन भी दुगनी नहीं होगी। काफ़ी हद तक मतलब हमारा एरिया इंक्रीज़ हुआ है हॉर्टिकल्चर में, और अभी मतलब जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी सब्सिडीज़ मिल रही हैं और वो उसको देखते हुए जो हमारे जितने भी एक्सटेंशन के एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो मेहनत आप देख सकते हैं, उसको देखते हुए कि हॉर्टिकल्चर काफ़ी ज़्यादा मतलब फार्मर्स अब अडॉप्ट कर रहे हैं। इजरायली दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी येर इशेल ने कहा कि इजराइल ने भारत के साथ मिलकर 28 एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं। The lecture and we build all the time the next steps of the acting of our center, which is right now we're running 28 center, and I hope then the next year we celebrate with another 5 new center. भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के आज 60 वर्ष पूरे होने पर प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक लोगो भी जारी किया गया। कार्यक्रम में आईटीबीपी के निदेशक जनरल अनीश दयाल सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने बेहतरीन काम करने वाले जवानों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह ने कहा कि इस केंद्र ने जवानों के प्रशिक्षण में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी गणना देश के श्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्रों में की जाती है। बीटीसी आईटीबीपी का ऐतिहासिक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है जो अपनी गुणात्मक प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है। अच्छा प्रशिक्षण किसी भी सुरक्षा बल की धुरी होता है और बीटीसी ने पिछले 6 दशकों में बल के जवानों के प्रशिक्षण में कोई कसर नहीं रखी है। बीटीसी की गणना देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्रों में की जाती है। इस संस्थान की स्थापना बल के स्थापना के तत्काल बाद 14 नवंबर 1962 को हुई थी। आईटीबीपी भानु के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दोहन ने कहा कि भारत चीन की लड़ाई के दौरान आईटीबीपी का गठन हुआ और पहले प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 14 नवंबर 1962 को मध्य प्रदेश के करेरा में की गई। चाइना जब लड़ाई हुई उस दौरान पे आईटीबीपी का गठन हुआ 24 अक्टूबर 1962 को, और ये ट्रेनिंग सेंटर करेरा में एस्टेब्लिश हुआ। उस टाइम पे मध्य प्रदेश पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी वहाँ पर। 14 नवंबर से 1962 से ये ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर शुरू हुआ और इसके प्रथम जो कमांडेंट थे W.A. गिब्सन, वो एमपी काडर के आईपीएस अधिकारी थे, और अन्य आईपीएस अधिकारियों के सहयोग से 2 बटालियनों की ट्रेनिंग करेरा कैंपस में शुरुआत की गई और इस तरह से आईटीबीपी की 4 बटालियनों के साथ में 1962 में ट्रेनिंग शुरू हुई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज पलवल में श्री सत्य साई अस्पताल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त और भाजपा सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद थे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान देने में सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, गैर सरकारी व दूसरे क्षेत्र की संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है।
राज्यपाल ने कहा कि इस अस्पताल की बाल हृदय रोग के उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए मानवता की सेवा करें। और आज 14 नवंबर जो आज 14 नवंबर है, आज पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मदिन भी है और विश्व बाल दिवस भी है। इस अवसर पे मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा शुभ का संदेश होगा। इस अवसर पर मैं और एक बार बधाई देते हुए देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान देने में सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक और गैर सरकारी और दूसरे क्षेत्र की संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को पराली न जलाकर उसके प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयासों के परिणाम मिलने लगे हैं। कैथल जिले में विभिन्न स्थानों पर मंडी लगाकर फसल अवशेष खरीदे जा रहे हैं। पशु चारा बनाने वाले व्यापारियों द्वारा किसानों की पराली अच्छे दामों पर खरीदने से बड़ी संख्या में श्रमिकों को भी रोजगार मिला है। इन पराली मंडियों में पराली से चारा बनाने वाली मशीनें लगी हुई हैं। यहां से प्रतिदिन हजारों क्विंटल पराली का चारा राजस्थान, गुजरात सहित अन्य राज्यों में भेजा जाता है। इन मंडियों में किसानों द्वारा पराली बेचने से वायु प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। कृषि विभाग के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर करमचंद ने कहा कि इस वर्ष पराली मंडियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। किसानों ने इसको समझना शुरू कर दिया और समझ के इसको एक बिजनेस के तौर पर अपनाना काफी किसान समूहों ने शुरू किया है। वो हमारे जैसे कैथल से कलायत और कुंडरी जो रोड जाता है, इस पर काफी यूनिट्स हैं। लगभग 20 यूनिट ऐसी हैं कि जो इस पराली को बड़े लार्ज स्केल पर खरीद कर रही है। उन्होंने अपने प्राइवेट परचेज सेंटर बना लिए पराली खरीदने के और किसान ट्राली भरकर वहां लाते हैं और 5 से 6 हजार रुपये प्रति एकड़ किसान इस जो धान की पराली है, खासकर बासमती की, इस पराली से वो प्राप्त कर रहे हैं। पराली खरीदने वाले व्यापारियों ने कहा कि वे किसानों से अच्छे दामों पर खुली पराली और गांठें खरीदकर चारा बनाकर दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं। मजदूरी करते जो कटी हुई पराली लोडिंग करके देते हैं। हमारे को 700-800 रुपए जैसे बढ़िया दिहाड़ी बन रही है। हम परिवार का पेट अच्छे से पाल रहे हैं और साफ सुथरा काम कर रहे हैं। 80% सब्सिडी के ऊपर स्ट्रॉ बेलर, हे रैक और कटर किसानों को दिए थे। वो उनसे गांठे बनाकर यहाँ जो ये चला हुआ है इधर, इसके अंदर वो भेज रहे हैं और उसको भी ये जो पराली किसानों से खरीद रहे हैं उसके अंदर मिक्स करके ये चारा बना रहे हैं। पराली स्टॉक कर रहे हैं, जो गांठें आती हैं, फूस आती हैं, इसका भी स्टॉक करते हैं। उसके बाद ये फूस डलवा के मतलब इसको मिक्स करके कटवाना मशीन से, उस पर मशीन पे काम मिला हुआ मजदूरों को। उसके बाद इसको ट्रॉली में और गड्डियों में लोड करवाते हैं, उस पर मजदूरों को काम मिला हुआ है। ठीक है जी, फिर लोड करके अपनी राजस्थान जाती है, दिल्ली जाती है, यूपी जाती है। आज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 27 नवंबर तक जारी रहेगा। इस बार मेले का मुख्य विषय वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल है। इसमें 14 से 18 नवंबर तक का समय कारोबारी और व्यापारी वर्ग के लिए रखा गया है, जबकि 19 से 27 नवंबर तक आम लोग मेले में जा सकेंगे। इस बार मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया है, जबकि फोकस राज्य केरल और उत्तर प्रदेश हैं। 14 दिवसीय मेले में लगभग 2500 से ज़्यादा घरेलू और विदेशी प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। इसमें विदेशी भागीदार 12 देशों से रहेगी। इस मेले में प्रवेश के लिए टिकट दिल्ली मेट्रो के 67 स्टेशनों पर उपलब्ध रहेंगे। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में छात्रों को किया संबोधित। बच्चों को बताया भारत के भविष्य का निर्माता।
गीता जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ। करनाल स्थित क्षेत्रीय बागवानी केंद्र उचानी में शुरू हुई 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी प्रशिक्षण कार्यशाला। 19 राज्यों के 90 से अधिक बागवानी अधिकारी ले रहे हैं हिस्सा। और आईटीबीपी के 60 वर्ष पूरे होने पर भानु स्थित प्रशिक्षण केंद्र में बेहतरीन काम करने वाले जवानों को किया गया पदक और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।